हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 3 और 4 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर को करेंगे। हमारे जो करंट अफेयर छूटे हैं उनको हम अल्टरनेट डे पे कवर कर रहे हैं। उसी क्रम में छूटे हुए करंट अफेयर का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर 2020 से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। अपने क्वेश्चन के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अधिक से अधिक शेयर करके हमें अपना सपोर्ट दें, और जो नए व्यूअर्स चैनल से आज पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात निम्न में से किस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा? संयुक्त अरब अमीरात ये 93,895 कार्बाइन राइफल की पूर्ति करेगा भारत को, और ये भारत को दिया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से। अगर हम बात करें एक डिफेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, देखिए जितने करंट अफेयर डिफेंस से संबंधित पिछले 3 या 4 महीने के हैं जिसको मैंने आपको कराया है उसका अब यहाँ पे पूरा मैं रिवाइज भी करा दे रहा हूँ। डिफेंस की बात करें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की, तो भारत की रैंक आर्म इंपोर्टर में दूसरी है पूरे वर्ल्ड में, यानी भारत दूसरे देशों के से जो आर्म खरीदता है पूरे देश में उसमें ये दूसरे नंबर पे है। लेकिन भारत अब रिसेंटली 19वें स्थान पे आ गया है आर्म एक्सपोर्टर में, यानी दूसरे देशों को जो भारत आर्म बेचता है उसमें तो 19वें स्थान पे है, 19th रैंक पे है, लेकिन सेकेंड रैंक पे है आर्म खरीदने में। और आर्म खरीदने में पहले स्थान पे कौन सा देश है? ये सऊदी अरेबिया है। और अभी हाल ही में डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2020 भी भारत ने लागू की है। इस पॉलिसी के अनुसार भारत 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए की डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग खुद करेगा, और इस 1,75,000 करोड़ डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग से 35,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करेगा भारत दूसरे देशों को। और कुछ दिनों पहले ही 101 मिलिट्री वेपन के इंपोर्ट पर भारत ने पूर्णतः बैन लगा दिया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि इंपोर्ट पे जो हम दूसरे देशों से खरीदते थे उन पे 101 मिलिट्री वेपन पे बैन लगने से क्या होगा, जो इंडिया में बनेंगे उन्हीं को डिफेंस रक्षा मंत्रालय द्वारा खरीदा जाएगा। डिफेंस एक्विटाइजेशन कमेटी इसका निर्णय लेती है कि कौन से आर्म कहाँ से खरीदने हैं, और इसके अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं जो कि हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। और अगर हम बात करें डिफेंस में बजट की, तो पूरे विश्व में डिफेंस में सबसे ज़्यादा बजट पे खर्च करता है यूएसए, और दूसरे नंबर पे बजट पे खर्च करता है चाइना, और हम तीसरे नंबर पे हैं डिफेंस बजट में पूरे विश्व में। और अभी हाल ही में भारत ने क्या क्या इक्विपमेंट डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं उसको मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, आप इसको नोट करोगे। फ्लीट वेसल शिप एग्रीमेंट भारत ने किया है अक्टूबर 2019 में आर्मेनिया के साथ, और अपाचे रोमियो ये दोनों हेलीकॉप्टर हैं जो कि मिलिट्री द्वारा यूज़ किया जाता है, आर्मी द्वारा यूज़ किया जाता है, इसको भारत ने ख़रीदा है अमेरिका से। और इजराइल से भारत 17,000 मशीन गन खरीद रहा है। और कार्बाइन किससे लिया? कार्बाइन लिया है इस क्वेश्चन के अनुसार यूनाइटेड अरब अमीरात से। और B777 ये अभी यूएस ने बना के भारत को दिया है, और ये क्या है, इससे हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहीं दौरे पे जाएंगे तो मतलब ये हाईली VVIP वो प्लेन है, एरोप्लेन है V777। ये बोइंग 777 बोइंग कंपनी अमेरिका की बनाई है बोइंग कंपनी ने इसे, इसीलिए इसका नाम B777 है। इस क्वेश्चन को भी मैंने कराया है। गार्डियन ड्रोन्स भारत अमेरिका के साथ खरीद रहा है। और स्वाति विपन ये रडार लोकेटर है, ये रडार, अगर कोई रडार भारत के ऊपर निगरानी करेगा तो उसका ये पता बता देगा, ये भी भारत आर्मेनिया के साथ खरीद रहा है। और रशिया के साथ भारत लैंड, एयर और नेवल तीनों क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से खुद दोनों देश मिलकर अलग अलग वेपन को बनाएंगे। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रशिया से खरीदा है।
कमोव राइफल भारत ने रशिया से खरीदा है और कमोव हेलीकॉप्टर भी भारत ने रशिया से खरीदा है। ये पूरे पिछले 4 या 5 महीने के जितने डिफेंस से रिलेटेड सारे परचेजिंग थी इंडिया की, वो इसकी लिस्ट थी। और 93,895 कार्बन राइफल भारत खरीद रहा है संयुक्त अरब अमीरात से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री ने वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया महात्मा गांधी जी की जयंती पर, और इसमें प्रवासी भारतीय, देश के वैज्ञानिक व शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शैक्षणिक संगठनों का संयुक्त प्रयास है वैभव शिखर सम्मेलन, और इसमें हमारे देश की संस्था DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी हिस्सा लिया था। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के बीच वर्ष 1960 में लागू की गई सिंधु जल ट्रीटी के 60 वर्ष पूरे हुए? भारत और किस देश के बीच सिंधु जल समझौता है? ये सभी को पता होता है। आंसर इसका पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता हुआ था, और इसमें हमारे तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सिग्नेचर किए थे इस समझौते पर, और आयूब खान राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, उन्होंने सिग्नेचर किया था पाकिस्तान की तरफ से। इस समझौते के अनुसार जो सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी है, इसके पानी का बंटवारा किया गया था। क्या हुआ कि जब विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, तो कई सारे मुद्दों पे काफ़ी विवाद था, और उसी तरीके से जो जल का मुद्दा था उस पे भी विवाद था, क्योंकि काफ़ी नदियां भारत से होकर पाकिस्तान में जाती थी, तो कितने जल का कौन सा देश उपयोग करेगा इसको लेकर विवाद था। और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये ऐसी नदियां हैं जो भारत से होकर ही पाकिस्तान में जाती हैं, तो ये विवाद था कि कितना पानी कौन यूज़ करेगा। तो फिर इंडस वाटर ट्रीटी हुई, सिंधु जल समझौता हुआ। सिंधु जल समझौता में जो अहम भूमिका निभाई थी वो वर्ल्ड बैंक ने निभाई थी। वर्ल्ड बैंक ने दोनों देशों के बीच सिंधु जल समझौते को कराया था। इसमें जो पश्चिम की नदियाँ थी, पश्चिम की नदियाँ इन द सेंस सिंधु, झेलम और चिनाब, इन पे ज़्यादातर जो दिया गया पानी इनका वो पाकिस्तान को दिया गया। हालांकि कुछ सीमित मात्रा में भारत को भी सिंधु, झेलम और चिनाब के जल का उपयोग करने का अधिकार भारत ने अपना बरकरार रखा था इस समझौते के तहत। और रावी, व्यास, सतलज इन नदियों पे भारत का पूरा अकेला राज था। भारत जो चाहे इस जल के साथ कर सकता था, इन नदियों के जल के साथ। ये पूर्वी नदियाँ थी। देखिए पूर्वी नदियाँ रावी, व्यास और सतलज, इस पे भारत का पूरा एक छत्र राज्य दे दिया गया इस समझौते के तहत। और सिंधु, झेलम, चिनाब इसका ज़्यादातर पानी का हिस्सा दिया गया पाकिस्तान को, लेकिन कुछ हद तक इसके पानी का इस्तेमाल करने के लिए भारत को स्वतंत्रता दी गई। फिर क्या हुआ कि भारत ने झेलम और चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में डैम बनाया, और डैम के जरिए पानी को एकत्रित करके अपनी बिजली उत्पादन का कार्य करता था। तो फिर पाकिस्तान की तरफ से इस पे ऑब्जेक्शन किए जाने लगा कि कितना ज़्यादा संग्रह कर रहा है भारत पानी का, और भारत जब भी इस पानी को छोड़ देगा तो पूरा पाकिस्तान डूब सकता है। इसलिए उस जो पानी का वाटर कंजर्वेशन करता था भारत, डैम के थ्रू पानी को संग्रहित करता था, उसके खिलाफ पाकिस्तान में आवाज़ें उठने लगी, और पाकिस्तान के कई टेररिस्ट ग्रुप ने इसे वाटर टेररिज्म का नाम भी दिया था। हालांकि भारत की मंशा हमेशा से साफ रही थी, भारत उस पानी का उपयोग सिर्फ़ और सिर्फ अपने बिजली बनाने के काम में लेता रहा है और लेता रहेगा। यही था पूरा सिंधु जल समझौता, और यही सिंधु जल समझौते का विवाद भी है कि भारत पानी को एकत्रित क्यों करता है इन नदियों के। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार किस 2 महिला अफसरों को युद्धपोत पर तैनात किया जाएगा? भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार जो 2 महिलाएं हैं जिनको युद्धपोतों पर तैनात किया जाएगा, इनका नाम है कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दोनों सब लेफ्टिनेंट रैंक की ऑफिसर हैं इंडियन नेवी में,
और मैंने आपको जितने भी डिफेंस के पहली महिला से संबंधित क्वेश्चन थे सबको पिछले वीडियो में ही कराया था। अब इसमें हम इस क्वेश्चन के साथ ये देख लेते हैं कि कौन सी रैंक किस नंबर पे आती है नेवी में, और फिर जब हम कभी आर्मी का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी कौन सी रैंक आर्मी की टॉप रैंक है और कौन सा रैंक लोवेस्ट है, इसको देखेंगे आर्मी के साथ। और फिर जब हम एयर फोर्स का करेंगे क्वेश्चन कभी तो उसमें एयर फोर्स का देख लेंगे। क्योंकि मैंने आपको फीमेल फर्स्ट इन डिफेंस से संबंधित करीब 5, 6, 7 नाम बताए थे, जिसमें शिवांगी सिंह और अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, ये सब ने क्या क्या किया है इन सब के बारे में चर्चा की जा चुकी है पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी महिलाओं ने, जो हमारी एयर फोर्स है, जो हमारी नेवी है, जो हमारी आर्मी है, उसमें पहले नंबर पे कौन कौन सी महिलाओं ने कौन कौन सा कार्य किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन सी रैंक, मतलब सबसे टॉप रैंक का ऑफिसर नेवी में कौन होता है। देखिए नेवी में जो ऑफिसर आते हैं उनमें तीन तरीके से इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। एक तो होते हैं कमीशन्ड ऑफिसर रैंक, दूसरा जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर रैंक और तीसरे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होती है। जिसमें कमीशन्ड ऑफिसर रैंक ये टॉप के सारे ऑफिसर होते हैं, फिर मीडियम के जो होते हैं वो जूनियर कमीशन रैंक होते हैं और नॉन कमीशन रैंक वाले ये सबसे लोवेस्ट रैंक में माने जाते हैं नेवी में। देखो जो एडमिरल होता है नेवी का, ये सबसे हाईएस्ट पोस्ट का ऑफिसर होता है। तो हमारे जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होते हैं ये हमेशा एडमिरल रैंक के ही होते हैं। और 24वें जो प्रेजेंट टाइम में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं इनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह, ये 24वें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं। तो देखो एडमिरल रैंक सबसे टॉप की है, तो सबसे मुख्य ऑफिसर होगा पूरे नेवी का, नेवल स्टाफ का, वो एडमिरल ही होगा। तो एडमिरल, फिर वाइस एडमिरल इस समय हमारे हैं जी अशोक कुमार के बाद रियर एडमिरल, तीसरे रैंक का जो ऑफिसर होता है नेवी में उसको बोलते हैं रियर एडमिरल या फिर इसी को बोलते हैं कमोडोर। और फिर चौथे रैंक पे आते हैं कैप्टन, 5वें रैंक पे आते हैं कमांडर, फिर आते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर, फिर आते हैं लेफ्टिनेंट और फिर सब लेफ्टिनेंट। और अगर हम लोवेस्ट रैंक की बात करें तो लोवेस्ट रैंक में सबसे कौन आता है, सी मैन सेकेंड क्लास, ये सबसे लोवेस्ट रैंक होता है। और सी मैन फर्स्ट क्लास ये सेकेंड लोवेस्ट रैंक है इंडियन नेवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई। नेशनल हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ की शुरुआत की गई अमेरिका में, और ये पूरा एक महीना 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक इसको अमेरिका में मनाया जाएगा। जो अमेरिका की विरासत की वस्तुएं हैं उनके प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता उत्पन्न हो, इसी के लिए ये पूरे महीने राष्ट्रीय हिस्पैनिक विरासत माह को अमेरिका मनाएगा। और अगर हम बात करें विश्व विरासत दिवस की तो ये प्रत्येक वर्ष यूनेस्को द्वारा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस वर्ष जो विश्व विरासत दिवस मनाया गया उसका थीम था शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस खिलाड़ी ने पहली बार इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीत लिया है। सिमोना हालेप को पहली बार ये खिताब जीता है इन्होंने, इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट। हालांकि जो टेनिस टूर्नामेंट होता है इसमें जो महत्वपूर्ण होते हैं, जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की जिनकी संभावना सबसे अधिक होती है वो 4 होते हैं पूरे साल के दौरान, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और फिर यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन पूरे साल में सबसे पहले खेला जाता है, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन खेला जाता है, फिर साल के में आप जुलाई के बाद और सितंबर के मध्य खेल लिया जाता है विंबलडन, और बिल्कुल लास्ट में खेला जाता है यूएस ओपन। इस वर्ष विंबलडन कैंसिल हो गया, कोविड-19 पैंडमिक की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया। पहले कुछ दिनों तक पोस्टपोन रहा ये, फिर इसको पूरी तरीके से इस वर्ष का विंबलडन कैंसिल कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेंस सिंगल का खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता है और सोफिया केनिन ने फीमेल का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का।
फ्रेंच का मेंस सिंगल जीता है राफेल नडाल ने, और इगा स्वीटेक ने जीता है फीमेल विमेन सिंगल का खिताब फ्रेंच ओपन का। और विंबलडन तो कैंसिल हो गया है। और यूएस ओपन डोमिनिक थियम ने जीता है इसका मेंस का खिताब, और नोआमी ओसाका जो कि जापान की हैं उन्होंने इसके फीमेल सिंगल का खिताब जीता है। और इटालियन ओपन जो हुआ इसका खिताब जीता है सिमोना हालेप ने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन भी याद रहना चाहिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने किसान कल्याण योजना की शुरुआत करी है? किसान कल्याण योजना शुरू की है मध्य प्रदेश सरकार ने। ये अगर हम इसकी बात करें, ये योजना जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। किसान कल्याण योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार किसानों को पूरे वर्ष में 4,000 रुपये देगी, और ये 2 किस्तों में दिया जाएगा। यानी जनवरी से जुलाई के बीच में पहली किस्त 2,000 की दी जाएगी, और फिर जुलाई से दिसंबर के बीच में दूसरी किस्त 2,000 की दी जाएगी। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि क्या है? ये केंद्र सरकार की योजना है। इसमें किसानों को 3 किस्त में पूरे साल के दौरान 6,000 रुपये प्रदान किया जाता है सहायता राशि के तौर पे, और ये 2-2 हज़ार की किस्त होती है। यानी हर 4 महीने पे 2,000 रुपये किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। अब मध्य प्रदेश के किसानों को हर 6 महीने पे 2,000 वहाँ की राज्य सरकार द्वारा भी प्रदान किया जाएगा। और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये मध्य प्रदेश की योजना है। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना ये कहाँ की है? ये है उत्तर प्रदेश की योजना। इसमें क्या है कि अगर किसी किसान की किसी दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। और अगर दुर्घटना के दौरान किसान की दिव्यांगता जो है वो 60% से अधिक की हो जाती है तो फिर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री योजना के तहत। इस योजना के तहत देखिए, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये किसकी योजना है? ये उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। इसके तहत किसी किसान की दुर्घटना में मृत्यु के स्थिति में 5 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। और अगर दुर्घटना के दौरान मृत्यु नहीं होती है और दिव्यांगता जो होती है उसमें 60% किसान दिव्यांग हो गया है तो फिर 2 लाख रुपए तक का मुआवजा प्रदान किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। और सहकार किसान कल्याण योजना ये राजस्थान सरकार की योजना है। तो देखो, 4 किसानों के लिए योजना मैंने आपको बताया। एक मध्य प्रदेश का है किसान कल्याण योजना, फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये केंद्र सरकार की योजना हो गई, मुख्यमंत्री कृषक कल्याण योजना, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ये हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की, और फिर सहकार किसान कल्याण योजना ये राजस्थान सरकार की योजना हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में ओडिशा के बालासोर में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये इस मिसाइल का नाम है अभ्यास मिसाइल। देखो, अभी क्या है कि हमारे देश का चल रहा है बॉर्डर पे टेंशन की स्थिति है चाइना के साथ, और अपने आप को प्रूफ करने के लिए चाइना की तरफ से भी और हमारे देश की तरफ से भी कई सारे मिसाइलों का टेस्ट किया जा रहा है। इससे क्या एक मैसेज दिया जाता है जो जिस देश के साथ टेंशन चल रही होती है कि आप कमज़ोर हमें नहीं समझो। तो पिछले 35 दिनों में 10 मिसाइल को टेस्ट करा है भारत ने, और 2 मिसाइल को टेस्ट करा है चाइना ने। चाइना ने जो 2 मिसाइल को टेस्ट किया है इसका नाम है DF-26B एंड DF-21D। ये दोनों मिसाइल एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है। DF-26B एंड DF-21D ये एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है जिसको टेस्ट करा है चाइना ने। और चाइना इस टेस्ट के जरिए USA को, अमेरिका को और भारत को एक संकेत देना चाहता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल है, क्योंकि US, अमेरिका पूरी तरीके से भारत के समर्थन में खड़ा है इस जो बॉर्डर का विवाद चल रहा है भारत और चाइना का। और 35 दिनों में हमने 10 मिसाइल टेस्ट करके चाइना को एक संकेत दे दिया है कि ज़रा भी कमज़ोर समझना हमें,
उनकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। देखिए, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट हमने पूरी सक्सेसफुली कर लिया है। ये हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल टेस्ट जो है, ये कोई हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, लेकिन इससे हम ये बता रहे हैं कि हम फ्यूचर में हाइपरसोनिक मिसाइल को जल्द ही टेस्ट कर लेंगे। हाइपरसोनिक मिसाइल मैंने आपको बताया है पिछले कई सारे लेक्चरों में कि वो मिसाइलें होती हैं जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उससे 5 गुना से भी अधिक तेज़ी से चलती हैं। अभ्यास मिसाइल को भी हमने टेस्ट किया है, जो कि अभी ये आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं। और अभ्यास मिसाइल ये क्या करेगा, मूविंग टारगेट को एयर में हिट करने की क्षमता रखता है, मतलब हवा में ही ये किसी भी मूविंग टारगेट को नष्ट करने की क्षमता रखता है, हिट करके उसको नष्ट कर देगा। लेज़र गार्डेड एंटी टैंक मिसाइल, ये DRDO द्वारा टेस्ट किया जा चुका है। पृथ्वी 2, ये इसका नाइट ट्रायल अभी किया है हमारे भारत ने। सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास पहले से है, लेकिन इसके एक्सटेंडेड रेंज को हमने टेस्ट किया है। अब सुपरसोनिक मिसाइल के थ्रू हम 450 किलोमीटर तक वार कर सकते हैं किसी भी दुश्मन पे। सुपरसोनिक मिसाइल इसका भी टेस्ट अभी हमने हाल ही में किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल, ये क्या है, ऐसा नहीं है कि ये जो परमाणु का रेडिएशन होता है उसको खत्म कर देगा। एंटी रेडिएशन मिसाइल उन रडार को नष्ट करने की क्षमता रखता है जो भारत के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। इसको भी भारत ने अभी हाल ही में टेस्ट किया। निर्भय, अभी इसको टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा, हालांकि ये टेस्ट सक्सेस नहीं रहा है, कोई टेक्निकल खराबी आने की वजह से निर्भय मिसाइल पूरी तरीके से सक्सेसफुली टेस्ट नहीं हो चुका है। DRDO ने इस पर पुनः काम शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी हम निर्भय को भी टेस्ट करके चाइना ही नहीं पूरे दुनिया को दिखाएंगे कि हमारे पास मिसाइल शक्ति में सबसे अधिक ताकत है। हम किसी के ऊपर पहले वार तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हमको छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अभ्यास मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा ने भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। अर्शप्रीत सिंह भुल्लर ये पूर्व भारतीय बास्केटबॉल के कैप्टन हैं। भारतीय जो इंडियन बास्केटबॉल टीम है उसके ये पहले कैप्टन थे और इन पे 4 साल का प्रतिबंध नाडा के द्वारा लगाया गया है। नाडा क्या है, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है भारत की। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ये खेल मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगर कोई खिलाड़ी डोपिंग करता है यानी कि प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करके खेल को खेलता है तो फिर उसके ऊपर कार्यवाही नाडा के द्वारा ही की जाती है। और नाडा के जो चेयरमैन होते हैं वो तत्कालीन खेल मंत्री होते हैं और हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं, यही नाडा के चेयरमैन भी हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। 4 सालों के लिए अर्शप्रीत सिंह भुल्लर पर डोप में फेल होने के बाद, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद नाडा द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली कितनी राबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की है। देखो हुआ क्या कि किसान बिल प्रस्तुत किया गया, इसमें 3 कानून में बदलाव किए गए और इसका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के किसानों द्वारा अत्यधिक विरोध किया जा रहा था और ऐसा कहा जा रहा था इन किसानों के द्वारा कि सरकार धीरे धीरे करके जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमें दिया जाता है, उसको ख़त्म कर देना चाहती है। तो फिर सरकार ने एक संकेत के तौर पे 6 राबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इसमें वीट में 50 रुपये की बढ़ोतरी की। अब वीट 1975 रुपये प्रति कुंटल बिकेगा। चना में 225 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई और ये अब 5100 रुपये प्रति कुंटल MSP हो गई इसकी। मसूर की दाल में 300 रुपये प्रति कुंटल बढ़ोतरी की गई और ये भी 5100 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा MSP इसका। मस्टर्ड में 225 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई, ये अब इसका MSP 4650 रुपये हो जाएगा। ज्वार या फिर बारले में 75 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई और इसकी MSP बढ़ के 1600 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगी। और कुसुम में 112 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की गई और इसकी MSP अब 5326 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगी। देखो MSP क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट द्वारा एक प्राइस निर्धारित किया जाता है, किसानों के जो खर्चे होते हैं पूरे
किसी फसल को पैदा करने के बाद एक मिनिमम प्राइस निर्धारित किया जाता है कि इससे कम पे किसान अपने फसल को नहीं बेच सकता है। अब क्या हुआ कि सरकार ने 3 नियम को परिवर्तित किया और इसमें क्या था, पहला नियम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। अभी हाल ही में जो किसानों का विरोध हो रहा है उस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक नियम 2020, ये इससे पहले 1955 में बना था और ये भंडारण कालाबाजारी रोकने के लिए इसका जो है बनाया गया था इसको। लेकिन इसमें जो परिवर्तन किया गया, इसमें परिवर्तन ये किया गया कि अब आप भंडारण करो या ना करो, भंडारण युद्ध या आपदा के समय पर ही जो है करना अनिवार्य किया गया कि जैसे कोई युद्ध हो रहा है तो हम भंडारण करेंगे, क्योंकि आगे की कंडीशन क्या हो ये किसी को नहीं पता। या फिर कोई आपदा आती है जैसे बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, तो फिर भंडारण के लिए सरकार नई नीति जारी करेगी। उस समय भंडारण को अनिवार्य नहीं किया गया। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक नियम ये हुआ। फिर दूसरा नियम जो था कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, इसमें इसी नियम का कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक का ही सबसे ज़्यादा विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। क्या है ये? देखो, जो एमएसपी है, सरकार किसानों की जो उपज होती है उसको खरीदने के लिए सरकार द्वारा एक मंडी निर्धारित की गई है और मंडी में लाइसेंस जिनके पास होता है वही किसानों की उपज को खरीद सकते हैं और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो किसानों की उपज को खरीद नहीं सकते हैं और वो एमएसपी के थ्रू ही किसानों को खरीद सकते हैं और बोली लगा के खरीद सकते हैं। मतलब कि कोई फसल है किसानों की, आप मान लो कि गेहूँ, अब गेहूँ को किसान को बेचना है तो गेहूँ किसान मंडी में ले जाके बेचेगा, मंडी में वही व्यक्ति खरीदेगा जिसके पास लाइसेंस है। अब किसान ने अपना गेहूँ रख दिया, अब किसान की गेहूँ रखने के बाद उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मिलना ही मिलना है इन लाइसेंसधारी खरीदारों के द्वारा, लेकिन अब वो अपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस से भी ज़्यादा पैसे पा सकता है, क्योंकि जैसे 4 खरीदार हैं, कोई किसान 10 कुंटल गेहूँ लेके आता है और उसका गेहूँ अच्छा है, तो क्या करेंगे, एमएसपी पे खरीदें या उससे ज़्यादा पे खरीदें। तो अगर गेहूँ अच्छा है तो खरीदार चाहेगा कि ये अच्छा गेहूँ हमें मिल जाए, चलो हम 10 रुपये महंगे में ही खरीद लेते हैं। अभी तक ये नियम था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक में परिवर्तन किया। इससे क्या है कि एक ओपन मार्केट कर दिया किसान के लिए और किसानों को ऑप्शन दिया गया कि आप चाहो तो जाके मंडी में बेचो और आप चाहो तो किसान अपनी उपज किसी को भी बेच सकते हैं। तो किसानों का ये मानना हुआ कि अगर प्राइवेट को एंट्री दी जा रही है, बिना लाइसेंस के कोई हमारा अनाज खरीद सकता है, तो धीरे धीरे इस पे बिचौलियों का कब्जा हो जाएगा और फिर एमएसपी धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म कर देगी। इसी को लेके किसान पूरा आंदोलन कर रहे हैं। तीसरा नियम जो परिवर्तित हुआ, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता कृषि सेवा बिल में परिवर्तन हुआ। ये पूरा क्या है, मूल्य आश्वासन पर किसान बंदोबस्ती और सुरक्षा समझौता सेवा बिल में भी परिवर्तन किया गया। इसमें क्या है कि उत्पादन से पहले ही किसान अपने भाव को लेकर समझौता कर सकता है, यानी खेत में ही फसल अभी लगी हुई है, किसान चाहे तो किसान जिसको भी बेचना है वो उससे समझौता कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी इसमें इंडिया में क्या कर दिया गया, अलाउ कर दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मीन्स कि आप किसी किसान से उसके खेत को लीज पे लेके खुद खेती करा के खुद उत्पादन करके किसान को जिस भी पैमाने पे आपने लीज लिया है उस पैमाने पे, मतलब आपने जैसे किसान की एक लैंड को लिया, बताया कि हम इस लैंड को साल भर के लिए दो, हम आपको 50,000 रुपये देंगे, आप किसान को 50,000 रुपये दो, उससे चाहे जितने की उपज लो। तो ये सारे परिवर्तन किए गए। इन्हीं सारे परिवर्तनों का किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है और इसी विरोध के बीच 6 राबी फसलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020-21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की। ये 6 मैंने आपको बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीट, चना, मसूर और मस्टर्ड, कुसुम और ज्वार हैं। हालांकि देखिए ये विरोध कितना तगड़ा हुआ है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की अलायंस पार्टी अकाली दल है पंजाब से, उसकी मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस बिल के पास होने के बाद इससे इस्तीफा दे दिया।
अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो किसी मंत्री का इस्तीफा देना ये माना जाता है कि बहुत बड़ी बात है कि उसने किसी बिल के विरोध में इस्तीफा दिया है। क्या गलत है क्या सही है ये तो किसान ही समझ सकता है, आप अपनी खुद भी दिमाग लगा के इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद ने किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को पारित किया है? राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी गुजरात के गांधीनगर में। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। गुजरात में, जो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रेलवे की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये भी गुजरात के बड़ोदरा में है। और सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी इंडिया में कहाँ पे है? ये नोएडा में है। कोस्ट गार्ड एकेडमी कहाँ पे है? जहाँ पे जो तटीय बल रक्षक होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ये कर्नाटका के बेंगलुरु में स्थित है। तो गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात के वडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेंट्रल पुलिस यूनिवर्सिटी और कर्नाटक के बेंगलुरु में कोस्ट गार्ड एकेडमी। ये सारे आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने घर तक फाइबर योजना का शुभ आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया? देखिए, अभी बिहार में इलेक्शन है तो कई सारी योजनाओं का वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। कई सारी योजनाओं को बिहार में लॉन्च किया जा रहा है और घर तक फाइबर योजना भी ये बिहार के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया। इस योजना के तहत 46,000 गाँवों का चुनाव किया गया है जहां प्रत्येक घर तक फाइबर पहुंचाने का काम होगा और इन 46,000 गाँवों को पूरी तरीके से डिजिटल करने की योजना है केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार ने हाल ही में अभी ई गोपाला ऐप और मत्स्य संपदा योजना ये दोनों एक साथ लॉन्च किया था बिहार में। ई गोपाला ऐप जो उच्च किस्म की जो पशु होते हैं उनकी खरीद में किसानों की मदद करेगा। मत्स्य संपदा योजना ये मछली पालन से संबंधित है, ये भी बिहार में ही लॉन्च किया गया ई गोपाला ऐप के साथ। और 9 नए हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ सितंबर में मनाई गई, इस आयोजन पर किसने संबोधित किया? फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ सितंबर में मनाई गई, इस आयोजन पर संबोधित किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और क्या है ये फिट इंडिया मूवमेंट? पिछले वर्ष अगस्त 2019 में सरकार द्वारा लोगों को इनकरेज करने के लिए कि लोगों की जो डेली रूटीन है उसमें हेल्दी और फिट रहने के लिए उसमें ये डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, एक्सरसाइज और जिम को शामिल करें, साथ ही साथ स्पोर्ट को शामिल करें ताकि लोग फिट हों। और अगस्त में इसका 1 साल पूरा हुआ, फिर इसके लिए इसकी वर्षगांठ मनाई गई। देखो, फिट रहना अभी ज़रूरी इस वजह से भी है कि क्योंकि देख रहे हैं हम कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जो हेल्दी है उसको कोविड-19 का कोरोना वायरस उतना इफ़ेक्ट नहीं कर पा रहा है। अगर हेल्दी व्यक्ति को, पूरी तरीके से फिट व्यक्ति को कोविड हो भी रहा है तो भी वो उसको इफ़ेक्ट उतना नहीं कर पा रहा है जितना बीमार व्यक्तियों को कर रहा है। इसलिए ही फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट को शामिल करने के उद्देश्य से फिट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था पिछले वर्ष ही। तो अभी इसकी महत्वता और बढ़ गई, इसी वजह से इसका पहली वर्षगांठ में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको संबोधित किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पहले मेडिकल डिवाइस पार्क की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? देखो, ये रखी गई केरल में। और पहले क्या है ये जान लेते हैं। मेडिकल डिवाइस पार्क, देखो मेडिकल डिवाइस में होता क्या है, मेडिकल डिवाइस में आप सोच लो कि आपको वेंटिलेटर, अब वेंटिलेटर बनाने में जितने पार्ट लगते हैं वो अलग अलग कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं, फिर उनको असेंबल अलग कंपनी करती है और फिर उसकी मार्केटिंग होती है। तो फिर जितने पार्ट किसी मेडिकल डिवाइस में लग रहे हैं, आप वेंटिलेटर के एग्जांपल से इसको समझो कि मेडिकल पार्क क्या होता है। ये एक बाउंडेड एरिया होगा, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया होगा जिसमें वो सारी कंपनियां अपने पार्ट्स को बनाएंगी
और फिर उसी बाउंडेड एरिया में वो कंपनी भी होगी जो इन कंपनियों से उन सब चीज़ों को खरीद के वेंटिलेटर को असेंबल करेगी। इससे क्या होगा, देखो एक तो टाइम सेव होगा। ऐसे क्या है कि हमको अलग अलग जगहों से अलग अलग सामान को मंगाने में टाइम कंज्यूम होता है। फिर पैसे की बचत होगी। पैसे की बचत कैसे होगी कि जब एक कन्फाइंड एरिया में होगा तो जो ले जाने का जो खर्चा लगता है वो भी कम हो जाएगा। तो पार्क का यही फ़ायदा होता है कि किसी बाउंडेड एरिया में है वो सारे सामान मिलने लगते हैं जिससे कोई चीज़ बनानी होती है। तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये केरला में खोला जाएगा। और फूड पार्क, मेगा फूड पार्क देश का पहला खोला गया था चित्तूर, आंध्र प्रदेश में। और अगर हम बात करें अभी जो हाल में फूड पार्क खोले गए हैं मेगा फूड पार्क, ये पहला मेगा फूड पार्क खोला गया मिजोरम में। मिजोरम में अभी पहला मेगा फूड पार्क अभी हाल ही में खोला गया। और सेंट्रल इंडिया का, मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया था देवास, मध्य प्रदेश में। और गुजरात के चरनाका में भी अभी हाल ही में फूड पार्क खोला गया है। तो देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे हो रहा है, ये केरला में खुल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किस आईपीएल टीम के साथ साझेदारी की और माई इंडिया कार्ड्स को लॉन्च किया है? माई इंडिया कार्ड्स को कोटक महिंद्रा बैंक ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ साझेदारी के साथ ही लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने रेलवे के बुनियादी ढांचा के आधुनिकीकरण के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता ज्ञापन को बढ़ाया है? देखो आईआईटी कानपुर के साथ इनका समझौता कुछ दिनों पहले हुआ था 6 महीने के लिए, फिर अब इन्होंने इस समझौते को बढ़ा दिया है और ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। और आईआईटी ने क्या क्या किया है किस के साथ, इसको भी देखते हैं। यहाँ पे इन सबका रिपीट हो रहा है। आईआईटी दिल्ली ने बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ क्लीन एयर प्रोग्राम के लिए समझौता किया है। आईआईटी कानपुर ने रेलवे के साथ तो किया ही है, ये क्वेश्चन में आप देख रहे हो। आईआईटी कानपुर ने ही ट्राइफेड के साथ भी समझौता किया है, जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके लिए कुछ नया करने के लिए, कुछ इनिशिएटिव करने के लिए आईआईटी कानपुर ने ट्राइफेड के साथ भी समझौता किया है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है ताकि जो हिमाचल प्रदेश की पुलिस है उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दक्ष बनाया जा सके, उनको स्किल्ड किया जा सके टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। आईआईटी मंडी से समझौता किया है वहाँ की हिमाचल प्रदेश की पुलिस के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो कितना मैंने बताया, देखो आईआईटी कानपुर के साथ 2 समझौते, एक तो रेलवे का, दूसरा ट्राइफेड का। आईआईटी दिल्ली के साथ बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, और आईआईटी मंडी के साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार का, वहाँ की पुलिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे आकाश एजुकेशनल सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। आकाश एजुकेशनल सर्विस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है युवराज सिंह को। ये आकाश कोचिंग है, ये आईआईटी और मेडिकल की कोचिंग प्रोवाइड कराता है छात्रों को, और इसने युवराज सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी हाल ही में आप देखेंगे कई सारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं, ये जो ऑनलाइन कोचिंग वाले हैं, क्योंकि ऑनलाइन कोचिंग की मार्केट इस समय तेज़ी से बूम कर रही है। और विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग, ये भी एजुकेशनल टेक कंपनी है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शाहरुख खान ये बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और अभी हाल ही में आमिर खान को सीएट टायर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में CICA के विदेश मंत्रियों की विशेष आभासीय मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। CICA का सचिवालय कहाँ पे स्थित है? CICA का जो सेक्रेटरीट है ये स्थित है नूर सुल्तान, कजाकिस्तान में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्या है ये CICA? CICA है द कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया। ये जो कॉन्फ्रेंस होता है इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया में शांति, सुरक्षा और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना, यानी कि पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को एशिया में प्रमोट करना। और 27 देश इसके मेंबर हैं CICA के।
इसका जो सेक्रेटरीट है ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है नूर सुल्तान कजाकिस्तान में। सचिवालय इसका नूर सुल्तान कजाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक है? देखो, वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स को हिंदी में बोलते हैं विश्व जोखिम सूचकांक। भारत की रैंक इसमें है 89, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और 89 रैंक को मध्यम जोखिम की श्रेणी में रखा जाता है। क्या है ये वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स? वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स ये जैसे कौन से देश में भूकंप आने की संभावना, तूफान आने की संभावना, कौन से देश में बाढ़ की प्रोबेबिलिटी, कौन से देश में सूखे की प्रोबेबिलिटी, कौन से देश में समुद्र स्तर में वृद्धि की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इन सबको प्रत्येक वर्ष काउंट किया जाता है। और इसमें भारत की 89th रैंक है। भारत मध्यम जोखिम का देश माना गया है। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जोखिम किस देश को है भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्र स्तर के जल में वृद्धि का, तो ये देश है वनातू। और टोंगा देश दूसरे नंबर पे है जोखिम में, यानी ये हाईली रिस्क्ड कंट्री हैं वनातू और टोंगा। और सबसे कम जोखिम किस देश को है? कतर और माल्टा को भूकंप, तूफान, बाढ़, सूखा और समुद्र स्तर में वृद्धि से संबंधित सबसे कम जोखिम का देश घोषित किया गया है। कतर और माल्टा, सबसे कम जोखिम है कतर को, नंबर 2 पे है माल्टा को, सबसे ज़्यादा जोखिम है वनातू को, नंबर 2 पे है टोंगा को। और भारत मध्यम जोखिम का देश है और 89th इसकी रैंक है। कुछ और रैंक को देख लेते हैं। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंक 84th है और जापान की इसमें पहली है। यानी किस देश का पासपोर्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है? तो जापान का पासपोर्ट पूरे वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट माना गया हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में, और भारत इसमें 84th रैंक पे है। ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पे है और भारत 72nd रैंक पे है, यानी 72वें स्थान पे है। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2019 में भारत 51 रैंक पे है और नॉर्वे पहले स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत 144वें स्थान पे है, 144th रैंक है, जबकि फिनलैंड का पहला स्थान है। ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर में भारत की 73वीं रैंक है, 73rd रैंक है, जबकि इजराइल इसमें पहली रैंक पे है। क्या है ऑक्सफोर्ड कोविड गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर? यानी कि गवर्नमेंट कितना अधिक रिस्पांस कर रही है कोविड-19 को अपने वहाँ से ख़त्म करने के लिए। मतलब कि वो अपने जो उनके गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या मेजर, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं कोविड-19 को ख़त्म करने के लिए, और ये कदम कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसी से संबंधित है ऑक्सफोर्ड का कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर। इसमें 73वीं रैंक है भारत की, जबकि इजराइल इसमें पहली रैंक पे है। यानी इजराइल की गवर्नमेंट कोविड-19 के लिए सबसे उचित कदम को उठा रही है, और वो सारे कदम सबसे ज़्यादा कदम को उठा रही है, सबसे उचित कदम को उठा रही है, और ये कदम सारे अच्छी तरीके से काम भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इजराइल में ही हाल ही में दोबारा से लॉकडाउन की घोषणा की गई। इजराइल पहला ऐसा देश बना जिसने कोविड-19 को देखते हुए पूरे संपूर्ण देश में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है? छात्रों के लिए यू राइज पोर्टल को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इससे राज्य के छात्रों को सीखने, कैरियर परामर्श और रोजगार प्राप्त करने में एक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा यू राइज पोर्टल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में किस देश के साथ 2 दिवसीय अभ्यास पासेक्स को आयोजित किया? पासेक्स भारतीय नेवी का ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ अभ्यास रहा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और कुछ और अभ्यास को देख लेते हैं जो इस वर्ष हुए। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से काफ़ी सारे जो अभ्यास होते थे सेनाओं के वो कैंसिल कर दिए गए, लेकिन जो अभ्यास हुए हैं वो महत्वपूर्ण हैं। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का अभ्यास अजय वॉरियर था। इंद्रधनुष ये इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम का एयरफोर्स रॉयल एयरफोर्स का युद्धाभ्यास था। और सहयोग कजिन ये इंडिया और जापान की नेवी का अभ्यास था। तो इंद्रधनुष इंडियन एयरफोर्स और यूनाइटेड किंगडम एयरफोर्स का, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम की आर्मी का, और सहयोग कजिन ये भारत और जापान की नेवी का, पासेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया की नेवी का अभ्यास।
इस वर्ष हुए हैं, जो 2020 के अभ्यास हैं, यही इतने हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।